सर्वे भवन्तु सुखिनः। कुंभ मेले का अब अंतिम सप्ताह है। काफी लोगों ने कुंभ मेला जाकर स्नान करने को इसलिए रोक कर रखा था कि वो तब जाएंगे जब वहां पर भीड़ अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। 3 फरवरी के बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद सारे अखाड़े कुंभ क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं। कल्पवासी भी 12 फरवरी के अमृत स्नान के बाद कुंभ क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं और इस समय तो बोर्ड के एग्जाम का समय है। तो इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस समय भीड़ काफी कम होगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयान करती है। 16 फरवरी को 1.5 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। जो रास्ते हैं जो कुंभ की तरफ जा रहे हैं, उन रास्तों में हर जगह आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई देते हैं। यह जो मार्ग है यह नागवासुकी मार्ग है और आप इसकी स्थिति 16 फरवरी दोपहर की देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। जब हम संगम क्षेत्र की ओर चलते हैं तो लोगों का जो ये प्रवाह है ये एक सैलाब बन जाता है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये 16 फरवरी की देर शाम का समय है, जिस समय कि वहां पर लोगों का प्रवाह बहुत ज्यादा हो गया था। जो अभी तक के संकेत हैं वो भी ये बताते हैं कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि यह भीड़ आने वाले कुछ दिनों में कम होने वाली है और हो सकता है कि मेले के ऑफिशियली खत्म होने के बाद तक भी कुछ समय तक ये भीड़ चलती रहे। जिन लोगों ने यह आशा की थी कि इस समय भीड़ कम हो चुकी होगी और उसके अनुरूप अपनी बुकिंग कराई थी, वो लोग अब इस समय कुंभ में पहुंच रहे हैं। जिन लोगों ने ये सोचा था कि जब भीड़ कम हो जाएगी तब प्लान करेंगे, उनको भी अब ये लगने लगा है कि भीड़ तो कम नहीं होने वाली है, तो वो भी इस समय इसलिए आ रहे हैं कि मेला खत्म होने से पहले चले जाते हैं। जो वहां के लोकल लोग हैं, जो प्रयागराज शहर के लोग हैं, उनसे यदि बात की जाए तो पिछले कुंभ को देखकर और इस कुंभ को देखकर उनका अंदाजा ये है कि शायद यह भीड़ होली के त्योहार तक चलती रहेगी, अर्थात मार्च के महीने के मध्य तक भीड़ चलते रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी का ये जो मैसेज है ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि अभी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने भंडारों से लोगों को खाना खिलाना जारी रखने का आग्रह किया है। जो युवा हैं वो कुंभ में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। कुछ लोग वहां पर यूट्यूब रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए जा रहे हैं और कुछ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वो इतने विराट मेले को देखना चाहते हैं। अब इस मेले में भीड़ तो है, लेकिन कुछ बहुत हतप्रभ कर देने वाले दृश्य भी दिखाई देते हैं। जैसे कि ये बाबा जी हैं जिन्होंने अपना सिर रेत में दबा रखा है और चुपचाप घाट पर लेटे हुए हैं। प्रसिद्ध कांटे वाले बाबा, जिनका कि दुर्भाग्यवश एक यूट्यूबर ने अपमान किया था और वो दुखी होकर मेला क्षेत्र छोड़कर चले गए थे। ऐसा सुनने में आया है, मैं उनको देख तो नहीं पाया, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि प्रयागराज के लोगों ने उनसे आग्रह किया और अब इस समय वो भी वापस मेला क्षेत्र में आ गए हैं। उस मेले में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे बुजुर्ग दिखाई दें जो 70-75 साल की आयु के हैं और एक साथ चले जा रहे हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं गंगा मैया के चरणों में। जो भीड़ है, यदि हम उस भीड़ को एक तरफ कर दें तो जो कुंभ का अनुभव है वो जीवन में एक बार हो सकने वाला अनुभव है, जबकि इस समय कुंभ का अंतिम सप्ताह चल रहा है। तो आज अपनी इस चर्चा में मैं जो वहां पर इस समय की स्थिति है उसके बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप उसी के अनुसार अपनी ट्रिप की प्लानिंग कर सकें। हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आने जाने की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार रहने की व्यवस्था की जाए और स्नान के बारे में किस तरह की तैयारी की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज शहर पहुंचा कैसे जाए। जो इस समय रेलगाड़ियां हैं उनके अंदर जो भीड़ है वो किसी भी व्यक्ति की कल्पना से अधिक है। जितनी भी जनरल बोगी हैं उनका सबका ऐसा ही हाल है। जो सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है वहां पर जो दृश्य इस समय आप देख पा रहे हैं वह तब का है जबकि सिर्फ एक रेलगाड़ी से आने वाले लोग उतरे थे, सिर्फ एक रेलगाड़ी को खाली किया गया था। जो तीर्थयात्रियों का प्रवाह है, जो इनका समुद्र है, वो सिर्फ प्रयाग शहर में ही नहीं है बल्कि दूसरे स्टेशन पे भी है। यह जो चित्र है ये मध्य प्रदेश के सतना स्टेशन का बताया जा रहा है और ये जितने भी लोग हैं ये तीर्थयात्री हैं जो कि कुंभ आना चाह रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जो इतने सारे यात्री स्टेशन पहुंचते हैं वो सब जनरल डब्बों में नहीं समा पाते, तो इसलिए जो रिजर्व स्लीपर के कोच हैं और यहां तक कि जो एयर कंडीशन कोचेज हैं उनके अंदर भी ये सारा का सारा जो बहाव है ये बिखर कर बहकर उनमें भी पहुंच जाता है, उनमें भी भीड़ हो जाती है। ये जो इस समय आप देख रहे हैं यह एक थर्ड एसी के कोच की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग इसमें वो हैं जिनके पास थर्ड एसी की टिकट नहीं है, थर्ड एसी में उनकी सीट नहीं है।
अच्छी बात यह है कि जिन लोगों के पास में इन कोचेज में रिजर्व टिकट है, वो जितना एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, जितनी उसकी सोच है, उससे ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि जिन लोगों की रिजर्व सीट है वो देखकर ना तो लड़ रहे हैं ना शिकायत कर रहे हैं, बल्कि कोच में भीड़ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस समय रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड इन डब्बों में फर्क कर पाना लगभग असंभव सा हो गया है। जो 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ के अलावा जो रेलवे का यात्रियों का प्रबंधन है, उसके अंदर ये दिखता है कि बहुत ही बारीकी से उसकी योजना बनाई जा रही है और बहुत मुस्तैदी से उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रयागराज स्टेशन पर, प्रयागराज के जितने भी स्टेशन हैं जहां पर लोग आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, वहां पर एक बार में एक ही ट्रेन को लाया जा रहा है, जिससे कि स्टेशन पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए। जब एक ट्रेन के यात्री वहां से चले जाते हैं तब फिर दूसरी ट्रेन लाई जाती है। और इस बात की महत्ता आप उस वीडियो से समझ सकते हैं जो हमने अभी देखा, जिसमें कि सूबेदारगंज पे सिर्फ एक ट्रेन के यात्रियों को दिखाया गया है। आप सोच सकते हैं अगर ऐसा ना किया जाए तो कितनी भीड़ हो जाएगी। और जो इस समय दिख रहा है कि कुंभ प्रबंधन, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेल ये मिलकर जिस तरह एक साथ समन्वय बैठाकर काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा उदाहरण है इस बात का कि किस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर आम जनता की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। जिन यात्रियों के पास रिजर्व टिकट है उनको स्टेशन में अलग रास्ते से प्रवेश दिया जा रहा है, और जिनके पास जनरल टिकट है उनको किस तरफ जाना है उसके हिसाब से अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। और जब इन लोगों को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है तो जिस दिशा में उनको जाना है उस दिशा में जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन में उनको बैठा दिया जाता है। मैं 17 तारीख को सोमवार को लगभग 1.5 घंटा प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर था, और इस केवल 1.5 घंटे के समय में मैंने मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 कुंभ स्पेशल रेलगाड़ियों को वहां से जाते हुए देखा, और ये सिर्फ एक दिन में ही है। तो अब इतनी सारी रेलगाड़ियां स्पेशल चलाई जा रही हैं तो इसके लिए रेल के डब्बों की जरूरत है, रेक्स की जरूरत है। इसलिए जो ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो अपेक्षाकृत कम व्यस्त रहती हैं, जिनमें लोग अपेक्षाकृत कम चलते हैं, उनमें से काफी को कैंसिल कर दिया गया है, जिससे कि उन डब्बों का इस्तेमाल स्पेशल ट्रेन के लिए किया जा सके। जो बहुत लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन है उनमें से कई का रूट बदल दिया गया है, जिससे कि वो प्रयागराज स्टेशन को टच ना करें, क्योंकि अगर वो प्रयागराज स्टेशन को टच करेंगी तो जो ये श्रद्धालु आ रहे हैं, हो सकता है कि इनके कारण बहुत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा असुविधा हो। इसलिए उन ट्रेन्स का रूट बदल दिया गया है। जो रेलगाड़ियां हैं उनको स्टेशन में तब आने दिया जा रहा है जबकि स्टेशन पर जो भीड़ है उसके हिसाब से अनुमान लगा लिया जाता है कि इस ट्रेन में इतनी भीड़ समा सकती है या नहीं, या इस ट्रेन की भीड़ को ये स्टेशन हैंडल कर सकता है कि नहीं। अब जब इतनी सारे प्रिकॉशन, इतना सारा कंट्रोल, रेगुलेशन किया जा रहा है तो इसके कारण जो ट्रेन है उनके चलने में विलंब होने लगा है। और जो प्रतिष्ठित ट्रेन है जैसे कि वंदे भारत है, जैसे राजधानी है, वो भी कई बार 8-10 घंटे देरी से चल रही है। तो इसलिए अगर आप रेलगाड़ी से जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा समय का कुशन अपने पास रखें। हो सकता है कि यदि आप वापस आके कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ के दूसरी ट्रेन पकड़ के आगे यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपकी आगे की ट्रेन छूट जाए, तो इसलिए इसके हिसाब से ही बुकिंग कराएं कि आपकी ट्रेन 8-10 घंटा तक भी लेट चल सकती है। इन छोटी छोटी असुविधाओं को छोड़ दें तो स्टेशन पर जो प्रबंधन है वो बहुत अच्छा है। जैसे प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो उसके सामने खुसरो बाग नाम का बहुत बड़ा पार्क है। उस पूरे के पूरे पार्क को रेल यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया, होल्डिंग एरिया बना दिया गया है, जिससे कि रेलगाड़ी के जो यात्री हैं, जो जिनकी ट्रेन आने में समय है, वो आराम से वहां पर प्रतीक्षा कर सकें। जो उनमें होल्डिंग एरियाज हैं उनमें दरियां पड़ी हैं, उनमें छाया है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय है, जिससे कि वहां पर वो लोग प्रतीक्षा कर सकें। जब आप प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे कुंभ से वापस आने के लिए प्रयागराज स्टेशन पर, तो आपको हो सकता है सामान्य से ज्यादा चलना पड़े, हो सकता है कि सामान्य से ज्यादा ही चलना पड़ेगा, और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आपको असुविधा ना हो। आपकी जो टिकट है वो कई जगह चेक की जाएगी, ये सब आपकी सुविधा के लिए है, तो कृपया प्रशासन के साथ इसमें सहयोग करें। काफी लोग ये सब रेल की भीड़ भाड़ देखकर विचलित हो जाते हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एयरपोर्ट है उस पर भी काफी भीड़ है। प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है वो छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन इस समय वहां पर बहुत सारी फ्लाइट्स आ रही हैं और एक दिन में आने वाले यात्रियों की संख्या 20,000 तक टच कर चुकी है, तो वहां पर भी आपको भीड़ भाड़ मिलेगी। जो सड़क से जाने का विकल्प है उसको अंत में रखें, क्योंकि काफी बार जब कुंभ क्षेत्र में ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो जो बसें हैं और जो कार्स हैं
उनको शहर से काफी पहले रोक दिया जाता है, जहां से फिर आपको ऑटो रिक्शा या रिक्शा लेकर जाना होगा। और ये जो व्यवस्था है कि किस गाड़ी को कहां रोका जाएगा, ये वहां पर होने वाली भीड़ के हिसाब से रोजाना सुबह शाम रियल टाइम में बदली जाती रहती है। तो हो सकता है कि आपको कोई सुबह को बताए कि हाँ गाड़ियां कुंभ क्षेत्र के पास तक आ रही हैं, आप घर से निकल पड़े, और जब तक आप पहुंचे तब तक उनका प्रवेश बंद कर दिया हो, आपको परेशानी हो जाए। तो इन सब बातों का दिमाग में रखें। अब जब एक बार आपके जाने की व्यवस्था हो गई, आपने प्लानिंग कर ली, तो फिर हम आते हैं कि वहां पर रुकने के लिए क्या करना है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप अपने रुकने की व्यवस्था आने से पहले करके आए, प्लानिंग और बुकिंग करके आए, क्योंकि यदि आप ऑन द स्पॉट बुकिंग करते हैं तो आपको होटल धर्मशाला सब बहुत महंगे मिलेंगे। और ऑनलाइन बुकिंग करते समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कि ऑनलाइन बुकिंग की गई, होटल में पेमेंट कर दिया गया और बाद में पता चला कि ऐसा तो कोई होटल ही नहीं था। तो इसलिए जब आप किसी जगह पर रहने की व्यवस्था की बुकिंग करें तो पेमेंट करते समय या तो किसी स्थानीय व्यक्ति की मदद लें या ऐसी ट्रैवल एजेंट को इन्वॉल्व करें जिनका पता हो कि वो जेन्युइन है, अच्छे हैं। अब जब ये सब हो गया, स्टे की व्यवस्था भी हो गई, जाने की व्यवस्था भी हो गई, तो हम स्नान पर आते हैं। एक सुझाव मैं देना चाहूंगा जो कि प्रशासन की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि हम कौन से घाट पे नहाएंगे, इस बात की जिद ना पकड़ें, क्योंकि जो कुंभ का एरिया है उस पूरे के पूरे एरिया को, पूरे कुंभ क्षेत्र को अमृत का आशीर्वाद प्राप्त है। यदि हमें संगम में ही नहाने की जिद है तो आप एक बात समझें कि जो संगम नोज जिसको कहते हैं, संगम का पॉइंट है, उसमें भी दोनों नदियों का जल जिस जगह पर मिल रहा है, तो वो जो जल के मिलने की जो लकीर है वो पानी के प्रवाह के हिसाब से बार बार कभी 1 फुट दाईं तरफ कभी 1 फुट बाईं तरफ होती रहती है। तो इसलिए आप बिल्कुल उसके मीटिंग पॉइंट पे ही नहा पाएंगे, इस बात की संभावना तो ना के बराबर है। इसलिए आप इस बात की जिद ना करें कि हम संगम पॉइंट पर ही नहाएंगे, जो आपके निकट में घाट है उनमें नहाएं। सरकार ने 12 किलोमीटर लंबे घाट बनाए हैं, उनमें जो भी घाट आपके नजदीक हो, जो भी आपको सूट करे, उस पर स्नान करें। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इसको पॉज करके देखिए, आप देख सकेंगे कि संगम क्षेत्र में कितने सारे लोग हैं, सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं हर जगह। अब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो आपको घाट तक चल के जाना होगा। ये जो चलने का जो फासला है, जो दूरी है, ये आपकी अपेक्षा से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे लोग हैं कि चलना तो पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा चलने की तैयारी रखें, चाहे आप अपने कार पार्क करके पार्किंग से चल के जा रहे हो या आप रिक्शा या बाइक पर जा रहे हो, वो आपको जहां छोड़ेगा वहां से आपको चल के जाना होगा। इस समय कुंभ क्षेत्र में मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा ये लोगों को काफी आगे तक ले जाते हैं, लेकिन इनको अवेल अगर आप करते हैं तो एक बात तो ध्यान रखें कि इस समय इनके रेट्स, इनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपको थोड़ा आगे तक तो छोड़ सकते हैं, लेकिन तब भी आपको 2-2.5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से आए। तो चलने के लिए तैयार रहें। जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आयु ज्यादा है वो रुक रुक कर चलें और बीच बीच में पानी पीते रहें, जिससे कि उनका हाइड्रेशन बना रहे। जो आपके घाट का चयन है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस तरफ से आ रहे हैं और कहां पर रुके हुए हैं। यदि आप जैसे अरेल घाट जाने की कोशिश करते हैं और अगर आप ट्रेन से आए हैं या फ्लाइट से आए हैं तो आपको यमुना जी पार करनी होगी, और यमुना जी पार करने के लिए पुल पर भीड़ मिल सकती है और आपको समय लग सकता है। जो तीर्थयात्री हैं वो गंगा जी में स्नान कर सकते या संगम में स्नान करने के लिए बोट क्लब जाकर नाव भी ले सकते हैं। ये नाव आपको संगम तक ले जाती हैं, लेकिन ऐसी भी सूचना मिली है कि जो नाव वाले हैं वो बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं और एक एक यात्री का 2-2, 3-3 हजार रुपया लेने तक की भी सूचनाएं मिल रही हैं। तो इसीलिए बेस्ट है कि जो आपका कुंभ क्षेत्र में सबसे नजदीक का घाट है उस घाट पर जाकर स्नान करें। और हाँ, इस बात से निश्चिंत रहें कि सभी घाटों पर बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं की गई हैं। अब यदि स्नान के बाद आपके पास समय बचे तो बड़े हनुमान जी के और नागवासुकी के दर्शन अवश्य करें। जब आप कुंभ क्षेत्र में हो तो भोजन की तरफ से निश्चिंत रहिए, क्योंकि अखाड़े जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे भंडारे हैं जो अभी भी निरंतर वहां पर लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। जो ये फोटो आप देख रहे हैं यह सुबह 6 बजे की है और आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे भी कितने सारे लोगों को भंडारे में प्रसाद खिलाया जा रहा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे ठेले और स्टॉल हैं जो कुंभ के रास्ते में हैं, उनमें भी ताजा बना हुआ हल्का नाश्ते का सामान और चाय आपको वाजिब पैसे पर, मुनासिब पैसे पर मिल जाती है।
शायद सब लोगों को इस बात का नहीं पता होगा कि जो कुंभ में स्नान का सबसे अच्छा समय होता है वो माघ पूर्णिमा के साथ समाप्त हो चुका है, और जो कुंभ का काल है वो महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक रहेगा, और तब तक तो बहुत भीड़ रहेगी। तो इसलिए जो लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि हमें कुंभ में ही स्नान करना है, कुंभ काल में ही स्नान करना है, वो इस समय कुंभ जाने की योजना बनाएं। लेकिन बच्चे ज्यादा अच्छा होगा घर पर ही रखे जाएं, क्योंकि बच्चे इतनी भीड़ में परेशान हो सकते हैं। जो त्रिवेणी का संगम है उसकी पवित्रता सतत है, निरंतर है, हमेशा रहेगी, और ये कुंभ काल के बाद भी रहेगी, जब आप इसमें कुछ कम भीड़ भाड़ में कुछ कम परेशानियों के साथ स्नान कर पाएंगे। लेकिन यदि आप अभी भी जाना का प्लान बना रहे हैं तो जरूर बनाइए, ये सब बातें अपने दिमाग में रखें, और जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको देखकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जो वहां पर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है वो लोग बहुत ही विनम्र हैं और बहुत अच्छे से पूरे के पूरे इवेंट की व्यवस्था की जा रही है। इस सब के साथ ही मैं आप सभी को गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाली शिवरात्रि की भी शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर गंगे।